हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अगर आप सेक्शंस नहीं लर्न कर सकते तो प्लीज़ ट्राई कि सारे एक्ट विद ईयर आप लर्न करो और एग्जाम में मेंशन भी करो। दैट फेचेस अ गुड स्कोर। ओके, तो सबसे पहले विल कम विद द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जनरली क्या है? दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए जिनके बीच में रिलेशंस होते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? एक रिलेशनशिप जिसमें आपने एक अग्रीमेंट किया है कि आप प्रॉफिट्स को शेयर करोगे। ऑल्दो बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन से पहले ही ये मेंशन नहीं करूंगी कि जो पार्टनर्स हैं उनको लॉस होने वाला है। तो एक प्रूडेंस कंसेप्ट को होल्ड करके वी हैव रिटन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, नॉट लॉसेस नाउ। और बिजनेस कैसा है? अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये सेंटेंस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसका मतलब है जो बिजनेस है वो पार्टनर्स भी कैरी करते हैं सारे एक साथ, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन केस अगर बाकी पार्टनर्स एब्सेंट हैं तो कोई भी एक पार्टनर उन बाकी पार्टनर्स के बदले में एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। और जिस टाइम पे वो पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो वहां पे एक एजेंट की तरह काम कर रहा है और बाकी सारे पार्टनर्स वहां पे प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या होगी? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस जिन्होंने एक अग्रीमेंट किया है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एक बिजनेस से जो लॉफुल होना चाहिए और एक ऐसा बिजनेस जो कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स एक साथ भी कैरी कर रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो पार्टनर एजेंट की तरह काम कर रहा हो बाकी पार्टनर्स के लिए। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एनपीओ पार्टनरशिप है या नहीं है। अब एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, राइट। बट अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में बिजनेस चलाने के लिए। अब बिजनेस का प्रोमो मोटिव तो यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो यानी एक अग्रीमेंट जिसमें पार्टनर्स अग्रीमेंट में आए ही इस रीजन से है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, बट एनपीओ का तो ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है, तो हम एनपीओ को कभी भी पार्टनरशिप नहीं कंसिडर करते। एनपीओ इज नॉट अ पार्टनरशिप। नो, बिकॉज इंटेंशन इज नॉट टू शेयर प्रॉफिट्स, रादर दे डू सोशल वेलफेयर है, राइट। तो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो पार्टनरशिप की, डू मेंशन दिस थिंग, एनपीओ इज नॉट अ पार्टनरशिप। इससे आप काफी ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो आंसर लिखते टाइम, और जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वो आपको मार्क्स दे। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखने के बाद वी विल कम टू द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप पे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं ऐसा कौन सा फीचर है जिसे होल्ड करूं और उसको देख के चेक करूं कि ये पार्टनरशिप है या नहीं। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स में से जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर एक पार्टनर म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, मतलब बाकी पार्टनर्स अगर एब्सेंट भी हैं तो उसके बिहाफ पे आप एक्ट करोगे, तो आप म्यूचुअल एजेंसी के एग्रीमेंट में आ रहे हो। और कौन सी लाइन है पार्टनरशिप की डेफिनेशन में जो ये सिग्निफाई करती है कि म्यूचुअल एजेंसी है? पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब तब जब सारे पार्टनर्स एक्ट कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट। If any of the partners undertake any transaction, he binds himself as well as other partners for that particular transaction. मतलब 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से 4 पार्टनर एब्सेंट हो गए हैं, और अगर एक पार्टनर ने उनके एब्सेंस में कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो बाकी पार्टनर्स भी बाइंड होते हैं उस ट्रांजेक्शन को लेके। ऐसा नहीं है कि अगर उसने अकेले ट्रांजेक्शन किया तो सिर्फ वही लाइबल होगा, किया तो उसने एजेंट बन के ही आपके लिए, तो आप भी एट द सेम टाइम लाइबल हो। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज एन एजेंट। कैसे? मान लो 4 पार्टनर्स एब्सेंट है, एक पार्टनर ने काम कर दिया तो उस टाइम वो एजेंट है, और बाकी पार्टनर जो एब्सेंट थे, जो काम नहीं कर पाए, वो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट टाइम वो कभी काम कर देंगे तो वो एजेंट बन जाएंगे, और जो लेफ्ट आउट पार्टनर है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है, पार्टनर भी है और एजेंट भी है, राइट। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन को आगे लेके चलते हैं, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखो, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, विच आई ऑलरेडी टोल्ड। सारे ही पार्टनर्स एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। जो वो काम कर रहे हैं एजेंट है, जब उनकी एब्सेंस में कोई काम कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल है।
ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। इसका मतलब है एजेंट बन के, अगर मैं पार्टनर हूं, मैं एजेंट बन के एब्सेंट पार्टनर्स के लिए काम कर रही हूँ, तो उससे जो भी ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर रही हूँ मैं, उसमें वो बाकी पार्टनर्स भी लाइबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी से ही हट जाएंगे कि नहीं हम वहाँ एब्सेंट थे तो हम तो कुछ नहीं जानते इस ट्रांजेक्शन के बारे में, आपने क्यों किया। भाई उसने एजेंट बन के तुम्हारे लिए काम किया है, राइट? तो तुम्हें भी लाइबल हो गया, ऑफकोर्स वो तुम्हें भी बाइंड करेगा। And he is principal to partners by his acts and is principal to the extent that is bound by the act of other partners. It is also known as cardinal principle of partnership law. मतलब प्रिंसिपल एजेंसी की रिलेशनशिप को आप एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट लाइन में डेवलप कर सकते हो, दैट इज कॉर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आप ऐसे लॉ के सिग्निफिकेंट टर्म्स लिख के आते हो एग्जाम में, तो आपकी आंसर शीट बाकी आंसर शीट से काफी डिफरेंट लगती है और आपको एग्जामिनर को लगता है कि यस दिस पर्सन ने अच्छे से लॉ पढ़ी है। तो आप ये कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में जरूर मेंशन करोगे। अब एक एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज देखो 4 पार्टनर्स हैं, बहुत क्यूट है, सॉरी 4 नहीं 3 ही पार्टनर्स है, क्यूट है। ए है, बी है, सी है। बी और सी थोड़े मतलब आवारा से पार्टनर से, कभी पार्टनरशिप फॉर्म में आते थे, नहीं आते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म में बी और सी तो छुट्टी कर ली इन्होंने, ये अपने मजे उड़ा रहे थे। इधर ए आ गया पार्टनरशिप फॉर्म में। अब इसको तो काम करना पड़ेगा ना, पार्टनरशिप फॉर्म में आया है, इसने गुड्स खरीद लिए। बी और सी को नहीं बताया उसने गुड्स खरीदे हैं, और एक्चुअली हर चीज में इसको पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये एजेंट है तो ये काम कर सकता है। इसने गुड्स परचेज करे, तो जिस टाइम बाकी पार्टनर्स यानी बी और सी के एब्सेंस में इसने गुड्स खरीदे, ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा था और बी और सी उस टाइम प्रिंसिपल की तरह। अब ए यहाँ पे जब उसने गुड्स परचेज करे एजेंट है, बी और सी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट टाइम बी और सी जब कोई ट्रांजेक्शन अंडरटेक करेंगे जहाँ पे ए एब्सेंट है, तो बी और सी एजेंट बन जाएंगे और ए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये चीज तो पिक्चर में बार बार आएगी कि कभी कोई पार्टनर है जो एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल की तरह भी। आई डोंट थिंक मुझे ये समझाना चाहिए, बट कोई नहीं, दोबारा समझा देती हूँ। ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स बी एंड सी while परचेजिंग गुड्स and also binds B and C for the same transaction undertaken, which I already told. जब A ने गुड्स परचेज करे हैं तो B and C at the same time are also liable. This is called mutual agency, which is known as true test of partnership. ये म्यूचुअल एजेंसी को लेके ही कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आप म्यूचुअल एजेंसी या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के आंसर में ही आगे इलॉगिनेट करके लिखोगे। मेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर कुछ पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयर करने लग गए तो मैं नहीं कहूंगी वाह बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, इसी बेसिस पे मैंने जज कर लिया कि आप एक ट्रू टेस्ट दे रहे हो पार्टनरशिप का। नॉट एट ऑल। इट कैन बी प्राइम ऑफ फेसी एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग देख के मुझे लग सकता है कि हाँ ठीक है ये पार्टनरशिप है, बट नॉट दी कॉन्क्लूसिव एविडेंस। मतलब इट डज नॉट ड्रॉ अ कॉन्क्लूजन कि यही पार्टनरशिप है, यही ट्रू टेस्ट है। अगर आपने किसी एक पॉइंट से स्टिक होना है टू टेस्ट द ट्रू टेस्ट, टू टेस्ट द पार्टनरशिप, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी ओनली। अगर पार्टनर म्यूचुअल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए तो ही पार्टनरशिप है। सपोज एक पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं वो तो एब्सेंट है, वो तो आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ इनका काम, तो उस केस में वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी कि आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए थोड़ी ना काम कर रहे हो, आप एक दूसरे के एजेंट हो, एक दूसरे के एब्सेंस में काम करो। जैसे रेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टी का रेंट है, कुछ को ओनर से शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी कि वाह इनका पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। अब अग्रीमेंट जब होता है पार्टनर्स के बीच में, वो 2 तरीके का हो सकता है। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब तो आपको पता होगा जो अपनी मर्जी से है, फ्री कंसेंट है, मैंने कोई भी फोर्सिबली कंसेंट नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्चुअल में मैंने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस तरीके से भी बना सकती हूँ कि मैंने ओरली बता दिया कि यार हम लोग आज से पार्टनर्स हैं, हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या राइटिंग में कंसेंट ले लिया उन सबसे कि पार्टनर बनोगे और पार्टनरशिप में आ गए। इम्प्लाइड मतलब इम्प्लाइड होता है कि आप जब कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, रिटर्न में नहीं दे रहे, बट कंडक्ट ऐसा है आपका कि ये सबको लगेगा, बट मतलब विच इज क्लियरली एविडेंट बाय योर एक्शंस कि यस आप यू आर अग्रीइंग टू द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि 3 लोगों को मैंने बोल दिया हम लोग पार्टनर्स हैं, उन्होंने वैसे तो हाँ या ना कुछ नहीं बोली, बट कल से एक्चुअली अकॉर्डिंगली एक्ट करने लग गए जो मैं चाहती थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने इम्प्लाइड एक्शन के थ्रू मुझे बताया है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। बाय द कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन या एक्ट फॉलो कर रहे हो आप जो मैंने बोला है। एक नेक्स्ट चीज है वो भी देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अमेंड हो गया है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, जो आपको याद रखना है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है 200 होने चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में। मिनिमम कितने होने चाहिए?
दो ही होंगे ना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ही रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन है। तो अगर दो से कम हो गए फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, या मैं उसे कह सकती हूँ 1% कंपनी। तो दो या दो से ज्यादा तो चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम वो आप 200 कर सकते हो। बैंकिंग कंपनीज का केस अलग हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सर्च करो बैंकिंग के लिए कितना है। अदरवाइज इलीगल एसोसिएशन, मतलब 200 लिमिट है, अगर 200 से एक्सटेंड कर दिया आपने मैक्सिमम लिमिट तो उसे इलीगल एसोसिएशन कंसिडर कर लेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नॉट पार्टनरशिप। यहाँ पे कंपनीज एक्ट पर वेल करता है और वो बताता है ये मैक्सिमम लिमिट।